जय हिंद एस्पिरेंट्स, मैं पंकज सिंह पवार ऑन बिहाफ ऑफ डीडीसी आपके लिए लेके आया हूं एक और वीडियो जहां पे हम डिस्कस करेंगे एनडीए इंग्लिश में आने वाली एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप जो कि हर बार आती है और 10 क्वेश्चन स्ट्रेट अवे इस क्वेश्चन टाइप से रहते हैं और वहां पे अगर आप 10 के 10 क्वेश्चन सही करते हैं तो एग्जैक्टली 40 मार्क्स आप सिक्योर करते हैं। इस क्वेश्चन टाइप को हम कहते हैं ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस एंड आपको मेरे साथ मैं पूरा का पूरा ब्रेक डाउन दूंगा, मैं आपको लॉजिक्स बताऊंगा, मैं आपको सीक्वेंस बताऊंगा कि किस तरीके से इन सेंटेंसेस को पढ़ के आप इन्हें सीक्वेंस पे लगा सकते हैं और किस लॉजिक को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं विद ईच सेंटेंस जो कि हमारा ज्वाइनिंग पॉइंट होता है और जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि इस तरीके से इन्हें हमें अरेंज करना है। सो बिहाइंड माय बैक आई हैव अ क्वेश्चन व्हिच स्टार्ट्स इन द ट्रेंड ऑफ द क्वेश्चन जहां पे S1 और S6 आपको दिया रहेगा, बीच में आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे रैंडमली। क्या पता है इसके बाद S1 के बाद P आए, उसके बाद Q आए या R आए या S आए या कुछ भी आए, फिर R आए, ठीक है, उसके बाद S आए। तो यहाँ पे पढ़ करके हमें अनुमान लगाना है, यानी कि वी हैव टू एंटिसिपेट कि S1 में जो बात हो रही है कौन सा अनदर स्टेटमेंट है जो उसको कंटिन्यूएशन में कंटिन्यू कर रहा है, उस बारे में बात कर रहा है। अगेन मैं उसी तरीके से आपको वो चीज समझाना चाहूंगा जहां पे मैं हमेशा समझाता हूं अपने व्यूअर्स को, और सेंटेंस रीअरेंजमेंट को जो ट्राई कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स जो ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैराजम्पल्स, इस तरह के क्वेश्चन, ये बेसिकली सिमिलर सेट ऑफ क्वेश्चन, सिमिलर स्टाइल ऑफ क्वेश्चन ही होता है जहां पे आपको अरेंजमेंट करना पड़ता है। वो ये चीज मैं समझाना चाहूंगा आपको कि फॉलो द क्यू, यानी कि पहले स्टेटमेंट में जो बात करी, जो सब्जेक्ट को सामने रखा है, उसी बारे में सेकंड स्टेटमेंट में, अगर उसने सेकंड में चेंज कर दिया तो एटलीस्ट थर्ड में फिर वो उसी को कंसीडर करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि कोई स्टेटमेंट में पहले उसने बोला द वेदर इज नाइस, दूसरे में उसने बोल दिया योर कोट इज वेरी ब्यूटीफुल, तीसरा उसने बोल दिया योर शूज आर वेरी ब्यूटीफुल, और फोर्थ उसने बोल दिया आई हैव दिस मच मनी इन माय बैंक अकाउंट। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन टाइप है ये बहुत ज्यादा इजी है। आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको डेफिनेटली एक एक करके सारे क्वेश्चन पे लेके जाऊंगा एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस थिंग, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि कैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप को अटेम्प्ट किया जाता है। नाउ प्लीज फॉलो मी। ओके, सो द क्वेश्चन गिवन स्टार्ट्स विद S1 जो पहला स्टेटमेंट है जो कि अपनी जगह पे बिल्कुल फिक्स्ड रहेगा, S6 जो कि अपनी जगह पे बिल्कुल फिक्स्ड रहेगा, और बीच में P Q R S, इन्हें रीड करके हमें अरेंज करके देना है। ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। तो पहले मैंने पढ़ा वी डू नॉट नो व्हाट टू डू विद आवर नॉलेज। वी और नॉलेज, मैंने इन दोनों पर्टिकुलर वर्ड्स को मार्क कर लिया। एक तो हम अपने बारे में बात कर रहे हैं इसमें, और एक नॉलेज के बारे में बात हो रही है जो ज्ञान होता है जीवन का। तो जनरल सा स्टेटमेंट है, एंडिंग हो रही है इन द कोर्स ऑफ टाइम दे मे रूल ओवर अस ऑल टुगेदर। दे मे रूल ओवर, किसी दे के बारे में बात हो रही है और रूल के बारे में बात हो रही है। तो पहले मैंने अपने जो वर्ड्स हैं उन्हें मार्क कर लिया कि कौन कौन से वर्ड फर्स्ट स्टेटमेंट में और जो आखिरी का फिक्स स्टेटमेंट है उसमें चल रहे हैं। तो वी डू नॉट नो व्हाट टू डू विद आवर नॉलेज को अब हम कंटिन्यू करेंगे। हम तुरंत ऑप्शंस पे जाएंगे और देखेंगे कि हर ऑप्शन में पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या है, S P Q S। तो यानी कि R को तो कंसीडर ही नहीं कर रहा है, तो मुझे S P और Q को चेक करना है। 3 स्टेटमेंट मुझे चेक करने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं जाऊंगा S पे। साइंस हैज गिवन अस सुपर ह्यूमन पावर्स व्हिच वी डू नॉट यूज प्रॉपर्ली। वी डू नॉट नो व्हाट टू डू विद आवर नॉलेज के बाद ये स्टेटमेंट काफी हद तक मैं मान के चल रहा हूं कि ये इस तरह की बात कर रहा है। पहले उसने एक बात करी कि हम लोग को नॉलेज को यूज करना नहीं आता, दूसरे में उसने बोला साइंस को जो है वो हमें सुपर ह्यूमन पावर देता है व्हिच वी डू नॉट यूज प्रॉपर्ली। ठीक है, तो यानी कि A और S की पॉसिबिलिटी हो चुकी है कि इन दोनों में से कोई एक ठीक होगा। तो मैं तुरंत क्या करूंगा, S के बाद P जो फर्स्ट ऑप्शन सजेस्ट कर रहा है, या S के बाद R, इसको सजेस्ट मैं चेक करूंगा और यहीं पर डिसाइड कर लूंगा कि A और D में कौन सा सही हो सकता है। अगर ये दोनों ही मुझे नहीं लगे तो मैं तुरंत P पे चले जाऊंगा। ठीक है, ओके, सो सबसे पहले मैंने चेक करा S के बाद P। फॉर एग्जाम्पल वी आर अनेबल टू मैनेज आवर मशीन्स, तो S के बाद P इज मेकिंग सम सेंस। ठीक है, तो इसको अभी भी मैंने कंसिडरेशन में रखा हुआ है। और S के बाद R पे आए अगर हम, तो S के बाद R, मशीन्स शुड बी फेड प्रॉपर्ली एंड वेटेड अपॉन अटेंटिवली। S में वो बात कर रहा है साइंस ने हमें पावर्स दी हैं जिसको हम यूज करना नहीं जानते प्रॉपर्ली, और जो R है उसमें वो बात कर रहा है अटेंटिव होने की। तो कंसिडरेशन मेरा ये है कि पहले S के बारे में बात, साइंस की बात करी गई होगी, फिर उसके बाद मशीन्स पे वो आया होगा। तो S के बाद, जैसे कि मैं पहले स्टेटमेंट में चल ही जाता, मैं S के बाद P चेक कर चुका था, P के बाद मैं R चेक करूंगा। दैट मशीन्स गिव अस should be fed properly and waited upon attentively, otherwise they refuse to work or
कॉज डिस्ट्रक्शन, ये थोड़ा सा, और कॉज डिस्ट्रक्शन। ओके, तो वी ऑलरेडी फाइंड इट डिफिकल्ट टू डू इट विदाउट मशीन्स के ठीक बाद हमें ये स्टेटमेंट इन द कोर्स ऑफ टाइम दे मे रूल अस ऑल टुगेदर, ये चीज बिल्कुल लॉजिकली सीक्वेंस पे आ रही है, जहां पे वो पहले बोल रहा है कि आज की दुनिया में ऑलरेडी इंसान की हैबिट पड़ चुकी है, मशीन पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, एंड इन द कोर्स ऑफ टाइम दे मे रूल अस ऑल टुगेदर। तो यानी कि आने वाले टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि मशीन्स हम पे रूल करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि हम ओवर डिपेंडेंट हो जाएं मशीन्स के ऊपर। सो माय करेक्ट ऑप्शंस वुड बी SPRQ, जहां पे मैं S1 यानी कि वी डू नॉट नो व्हाट टू डू विद आवर नॉलेज, उसके बाद P फॉर एग्जांपल वी आर अनेबल टू मैनेज आवर मशीन्स, उसके बाद R मशीन्स शुड बी फेड प्रॉपर्ली एंड वेटेड अपॉन अटेंटिवली, अदरवाइज दे रिफ्यूज टू वर्क और कॉज डिस्ट्रक्शन। उसके बाद साइंस has given us superhuman powers which we do not use properly. So we can clearly see that in this question the correct logic and sequence जो कि हमें मिल पा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ SPRQ में मिल पा रहा है, जहां पे कि हमने बात करी है पहले we do not know what to do with our knowledge, उसके बाद हम सीधे आए हैं साइंस has given us superhuman powers which we do not use properly, जो कि completely in sync है, लॉजिक और सेंस बना रहा है। उसके बाद फिर हम गए पी पे, फॉर एग्जाम्पल वी आर अनेबल टू मैनेज आवर मशीन्स, कंटिन्यूएशन चल रहा है इस बात का। उसके बाद हम आए आर पे, मशीन्स शुड बी प्रॉपर्ली बी फेड प्रॉपर्ली एंड वेटेड अपॉन अटेंटिवली, और उसके बाद फाइनली जब हम जाते हैं क्यू पे, वी ऑलरेडी फाइंड इट डिफिकल्ट टू डू इट विदाउट मशीन्स, एंड देन फाइनली इन द कोर्स ऑफ टाइम दे मे रूल अस ऑल टुगेदर। तो पहला क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा और एलैबोरेट बताया, अब इसी चीज को मैं आगे के क्वेश्चंस पे बहुत तेजी से कंप्लीट करूंगा। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको समझाया कि एक एक ऑप्शन को कैसे पिक करके फिर ऑप्शन को स्ट्राइक आउट करना है कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन हो सकता है। थोड़ा सा एनालिटिकल ब्रेन हमने लगाया है यहाँ पे, जो कि रीडिंग अगर आप करते रहेंगे तो ये चीज आप भी कर सकते हैं इजीली। एनडीए 2019 के फर्स्ट पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, आई विल कंसिडर दिस क्वेश्चन एज अ गुड क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। क्वेश्चन जो ये है ये एनडीए 2019 के फर्स्ट पेपर से है, तो आप रेस्ट assured आप इस क्वेश्चन को जब करेंगे then you will obviously get to know and you will get comfortable with the level of NDA English। यूपीएससी ने जो एक निर्धारित स्टैंडर्ड रखा है इन क्वेश्चंस का, उसका टेस्ट आपको करने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो as the directions have clearly suggested us, जो क्वेश्चन है उसमें S1 एक फिक्स्ड सेंटेंस है जो कि लैंड अप कर रहा है एग्जैक्टली लास्ट वर्ड में, यानी कि S6 पे। उसके बीच में आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और इन चारों स्टेटमेंट्स को आपको अरेंज करना है इस तरीके से ताकि S1 के बाद इनमें से एक सेंटेंस आए, फिर दूसरा सेंटेंस आए, फिर तीसरा सेंटेंस आए, फिर फोर्थ सेंटेंस आए, एंड फाइनली S6 यानी कि स्टेटमेंट 6 जो है वो हमारा पूरे पैसेज को कंप्लीट कर ले। ऑब्वियसली दिस इज अ होल पार्ट ऑफ द पैसेज। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा वो ये है कि किस बेसिस पे हम इन पे जजमेंट लेते हैं। तो जजमेंट लेने का जो सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया होता है हमारा, वो होता है लॉजिक को फॉलो करना। मैं आपको कुछ एक टैक्ट बता देता हूं। सबसे पहले S1 सेंटेंस को हम पढ़ेंगे और उसमें हम देखेंगे कि हमारे ओवरऑल जो डिस्कशन है S1 स्टेटमेंट में, उसमें जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में भी हम उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे कि सेंटेंस, ऑब्वियसली क्योंकि ये एक बहुत ही ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि ये एक पैसेज का पार्ट है, तो हर सेंटेंस में सेंटेंस बाय सेंटेंस एक लॉजिकल कनेक्शन होगा, एक सीक्वेंशियल जो है प्रोग्रेशन होगा बात का, तो उस चीज को हम कंसिडर करेंगे। और अगर आप इस तरह के क्वेश्चन टाइप को मास्टर करना चाहते हैं तो आपको जो एक ही चीज आपको प्रैक्टिस करनी होती है वो होती है रीडिंग। जैसे कि सारे के सारे इंग्लिश के बड़े से बड़े जो फैकल्टीज होते हैं वो आपको एक ही चीज कहते हैं कि वोकैबुलरी हम आपको पढ़ा के समझा सकते हैं, ग्रामर हम आपको पढ़ा भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं, बट जो रीडिंग है इट शुड कम फ्रॉम विद इन। आप जितने बेहतरीन रीडर होंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप में आपका जो कमांड है वो उतना ही ज्यादा बेहतर होता चला जाएगा। तो मैं आपको सबको सजेस्ट करूंगा, अगर आप एनडीए इंग्लिश में पर्टिकुलरली सेंटेंस अरेंजमेंट, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस भी बोलते हैं इसे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी कहते हैं, काफी लोग इसे पैराजंबल्स भी कहते हैं, तो अगर इनको आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो यू मस्ट स्टार्ट रीडिंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो S1 स्टेटमेंट हमें कहता है द ब्रिटिश रूल इन इंडिया हैज ब्रॉट अबाउट मॉरल
material, cultural and spiritual ruination of this great country. तो ये जो पहला स्टेटमेंट है डेफिनेटली ब्रिटिश रूल को बेसिकली कर्ज कर रहा है और ब्रिटिश रूल के बारे में बात कर रहा है। तो यानी कि हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ब्रिटिश रूल। और हो क्या रहा है सेंटेंस में, रुइनेशन का मतलब होता है बर्बाद कर देना। ठीक है, आई होप सब लोग को मालूम है ये बात, बर्बाद कर देगा। ये हमारे ही देश को लेकर के बोला जा रहा है कि ब्रिटिश रूल जो है इंडिया में, कंट्री इसमें ऑब्वियसली इंडिया ही है। तो ये सब चीजों से आपको मालूम पड़ गया है कि ब्रिटिश रूल के बारे में बात करी जा रही है और जो नेगेटिव इंपैक्ट रहा ब्रिटिश रूल का इंडिया एज अ कंट्री, उसके बारे में बात कर रहे हैं। देन फाइनल इज वी आर गोइंग टू किल एनीबॉडी बट इट इज आवर धर्मा टू सी दैट द कर्ज ऑफ दिस गवर्नमेंट इज ब्लॉटेड आउट। और वी आर नॉट टू किल एनीबॉडी, ये एक जो फाइनली एक मॉरल और फिलोसॉफिकल एंडिंग दे रहा है इसको। धर्मा जो है हमारा, दैट द कर्ज ऑफ दिस गवर्नमेंट इज ब्लॉटेड आउट, यानी कि हम जो है किसी को किल नहीं करेंगे बट हम कोशिश ये करेंगे कि जो हमारा धर्मा है, जो कि इंडिया में हिंदुइज्म और जो धार्मिक रिलीजन जिनको कहते हैं, आप जीएस पढ़ रहे होंगे तो शायद आपको मालूम पड़ चुका होगा अभी तक, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड हिंदुइज्म, ये चार जो धार्मिक रिलीजन्स हैं उनमें से हम बोलते हैं कि धर्मा ये वर्ड आया है जो कि हमें एक तरीके से सेट ऑफ रूल्स बताता है। और वो बोल रहा है कि धर्म के अनुसार हमें इस गवर्नमेंट का जो कर्ज है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, उसको हमें किसी भी तरीके से मिटाना होगा, पर हम किसी को किल करने के फेवर में नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला स्टेटमेंट, आई रिगार्ड दिस रूल एज अ कर्ज, आवर्स इज अ नॉन वायलेंट बैटल, आई एम आउट टू डिस्ट्रॉय दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि पी जो स्टेटमेंट है, इन दिस रूल एज अ कर्ज, हम अगेन रूल के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको एक बार को हम कंसिडरेशन कर सकते हैं। सेडिशन हैज बिकम माय रिलीजन। देखिए, अब सेडिशन जिसे हम कहते हैं राज्यद्रोह, यानी कि गवर्नमेंट को या अपने जो अथॉरिटी है आपके ऊपर, उसके अगेंस्ट रिबेल करना, उसको सेडिशन कहते हैं। आवर्स इज अ नॉन वायलेंट बैटल। नॉन वायलेंट मतलब होता है अहिंसावादी, जहां पे हिंसा के बिना ही आप किसी अपनी जो विपरीत विचारधारा है उससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और लास्ट है, आई एम आउट टू डिस्ट्रॉय द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। आई एम आउट टू डिस्ट्रॉय द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अभी चारों स्टेटमेंट हमने पढ़ लिए हैं। अब देखिए, इसमें जो है सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो ये है कि आपको अपना पहला स्टेटमेंट डिसाइड करना पड़ेगा S1 के बाद क्या आ रहा है। तो मैं ये कहूंगा, क्योंकि इस स्टेटमेंट पे ब्रिटिश रूल को एज अ कर्ज ट्रीट करा जा रहा है, तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ऑब्वियसली उसी फॉर्मेशन को या उसी डिजाइन को फॉलो करेगा, और वो डिजाइन होगा, आई एम आउट टू डिस्ट्रॉय दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। क्योंकि वो पहले स्टेटमेंट में क्लियरली बोल रहा है कि ब्रिटिश रूल इन इंडिया हैज ब्रॉट अबाउट मॉरल, मटेरियल एंड कल्चरल एंड स्पिरिचुअल रुइनेशन। तो पहले स्टेटमेंट में उसने बोल दिया ब्रिटिश का जो रूल है उसने क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट करा है कंट्री को, और सेकंड ही स्टेटमेंट में उसने ये, अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये बोलना चाहिए कि आई एम आउट टू डिस्ट्रॉय द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि क्लियरली वो कह रहा है कि मैं पूरी तरीके से इसके अगेंस्ट हूँ। इसको समझने के लिए आपका लॉजिक बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कोई भी इंसान एक रैंडम सी चीज समझ सकता है कि इसके बाद क्या पता वो कोई भी और स्टेटमेंट यूज करे, लेकिन नहीं, रैंडमनेस जितनी कम कर सको आप स्टेटमेंट को पढ़ने पे, उससे आपको मालूम पड़ता रहेगा। रैंडम मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कि पहला स्टेटमेंट उसने ब्रिटिश रूल पे दिया और सेकंड स्टेटमेंट सीधे सेडिशन पे बोल दिया, ऐसा नहीं हो सकता। आवर्स इज अ नॉन वायलेंट बैटल, ऐसा नहीं हो सकता। अब देखिए, आवर्स इज अ नॉन वायलेंट बैटल। अब ये जो नॉन वायलेंट बैटल की बात है, ये अगेन लास्ट वाले स्टेटमेंट से सीधे सीधे कनेक्ट कर रही है, जहां पे वो बोल रहा है S6 में कि वी आर नॉट टू किल एनीबॉडी। हम यहाँ किसी को मारने की बात या मारने का विचार नहीं कंसिडर कर रहे हैं। तो यानी कि पहला स्टेटमेंट और उसके बाद आखिरी स्टेटमेंट जो है मेरा, यानी कि आवर्स, ये दोनों सिक्योर हो चुके हैं। और सेडिशन हैज बिकम माय रिलीजन, ये स्टेटमेंट भी है हमारा, जो उसको हम कंसिडर कर रहे हैं कि किस तरीके से ये स्टेटमेंट को हम फिक्स करेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट हमने अपना डिसाइड कर लिया है कि हम आई एम आउट टू डिस्ट्रॉय द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इसको हम अपना पहला स्टेटमेंट लेके चल रहे हैं। उसके ठीक बाद
हम अगेन उस रूल के बारे में बात करेंगे, पी पे आ जाएंगे हम। आई रिगार्ड दिस रूल एज अ कर्ज। उसके बाद हमारा आखिरी जो सेकंड लास्ट स्टेटमेंट होगा वो होगा आवर्स इज अ नॉन वायलेंट बैटल, सेडिशन हैज बिकम माय रिलीजन, we are not to kill anybody but this is our dharma to see that the curse of this government is blotted out। यानी कि ये हमारा सीक्वेंस होगा जो कि क्लियरली हमें आंसर ए पे लिखा आ रहा है। इस चीज को कहने के बाद मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हमेशा पहले सॉल्व करके ऑप्शंस पे जाएं। एक स्मार्ट ट्रिक मैं आपको अगर बताऊं इसको सॉल्व करने की, तो सबसे पहले हमारा एम ही होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी आंसर पे आना है विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम या विदाउट वेस्टिंग आवर एनर्जी। तो सबसे पहला काम हम ये कर सकते थे, पहले तो मैंने आपको एक लॉन्ग मेथड बता दिया, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज कि पहला काम हम क्विकली ये कर सकते थे कि हम ऑप्शंस में से पिक करें कि एस, पी, क्यू या एस। इन तीनों को हमें फटाफट चेक करना है। क्यू डेफिनेटली नहीं हो सकता, पी भी नहीं हो सकता, ठीक है, क्यू और एस 2 बार दिया हुआ है, एस हो सकता है। अब इन दोनों में ही आपको चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही होने वाला है। इन दोनों ही स्टेटमेंट को सिर्फ चेक करना है हमें। जैसे मैंने एस डिसाइड करा कि एस मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, तो आपको इन दोनों को कंप्लीटली इग्नोर करते हुए इन दोनों स्टेटमेंट्स को आपको सिर्फ एस पी आर क्यू या एस आर पी क्यू को आपको डिसाइड करना है कि विच इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। उसके अलावा सेकेंड कनेक्शन, हमें अपने लास्ट जो स्टेटमेंट है यानी कि चारों स्टेटमेंट में जिसको हम लास्ट कंसिडर कर रहे हैं उसे तुरंत जो S6 दिया होगा आपको क्वेश्चन में उससे कोरिलेट करने की कोशिश करनी है कि क्या वो उससे कोरिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ओनली वन ऑप्शन यू विल फील इन द एंड कि क्यू पे एंडिंग जो कि कह रहा है सेडिशन हैज बिकम माय रिलीजन, वी आर नॉट टू किल एनीबॉडी बट इट इज आवर धर्मा टू सी दैट द कर्स ऑफ दिस गवर्नमेंट इज ब्लॉटेड आउट। तो इस तरीके से हम पहले स्टेटमेंट पे एक और तरीके से आ सकते हैं। तो एक तरीका है जो थोड़ा सा लेंदी है, मैं आपको हमेशा ये बोलूंगा कि पहले प्रैक्टिस जो करें आप वो इस पर्टिकुलर तरीके से करें और उसके बाद आप हमेशा अपने ऑप्शन से आंसर पे जाने की पूरी कोशिश करें। तो इस तरीके से भी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि इस क्वेश्चन के बाद आप थोड़ा सा इससे इंट्रोड्यूस हो गए होंगे इस क्वेश्चन टाइप में और आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। एक है लॉन्ग मेथड, अगर आप नए हैं और आप अपनी बेसिकली रीडिंग को चेक करना चाहते हैं तो आप लेंदी मेथड से करिए। बट इफ यू आर क्लोज टू योर एग्जाम विद इन अ स्पैन ऑफ 1 मंथ और 25 डेज 20 डेज आप एग्जाम के आसपास करीब हैं, तो आप हमेशा अपने फटाफट से अपने ऑप्शंस पे जाइए। ऑप्शंस में फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको देखेंगे कि सारे स्टेटमेंट्स नहीं दिए होंगे इन द फर्स्ट पोजीशन, जो भी दिए होंगे उसे फटाफट चेक करना है और फिर लास्ट स्टेटमेंट को चेक करना है और उसमें से हमें आंसर फाइंड करने में हेल्प हो जाएगी। लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो कहता है द स्पिरिट ऑफ अ मैन हैज स्लोली एंड पेनफुली surmounted and his growing intelligence all the obstacles that have come in his way has faced all kind of dangers। अब देखिए ये भी एक पर्टिकुलर टाइप का सेंटेंस रीअरेंजमेंट है या फिर ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस भी बोलते हैं इसको। यहाँ पे आपको कोई S1 या S6 वाली थ्योरी नहीं फॉलो करनी है, आपको सिंपली पढ़ना है और इसे अरेंज करना है। तो ये तरीका भी इस पे भी सेम हम वही तरीके से अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि हमारा पहला स्टेटमेंट क्या हो सकता है। पहला स्टेटमेंट तो द स्पिरिट ऑफ द मैन है, यहाँ से हमें पिक करना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस का। सब्जेक्ट है स्पिरिट। स्पिरिट यानी कि स्पिरिट को हम इंग्लिश में बोलते हैं भावनात्मक जो एक दृढ़ता होती है एक इंसान की, स्पिरिट जैसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, हारने को लेकर के इंसान का जो एक फीलिंग डेवलप होता है कि नहीं मुझे नहीं हारना है, मुझे और लड़ना है, तो उस स्पिरिट की यहाँ पे बात करी जा रही है। तो सबसे पहले ऑप्शंस में हम फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। क्यू दिया है, एस दिया है, आर दिया है, पी दिया है, तो ऑलमोस्ट उन्होंने सारे ही दिए हैं। बट हम इसमें सबसे पहले चॉइस लेंगे, उस स्टेटमेंट को हम कंसिडर करेंगे जिस स्टेटमेंट में अब कंटिन्यूएशन में जो स्पिरिट है उसी के बारे में बात करी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा कोई और भी बात करी जाएगी तो हम बोलेंगे कि नहीं ये रैंडम है, ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बात अगेन आती है लॉजिकल सीक्वेंसिंग की। ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स पैसेजेस से निकाले हुए होते हैं, यानी कि एक कंप्लीट पैसेज ही होता है जिसको ब्रेक डाउन किया जाता है। और जब हम किसी पैसेज में ये चीज निकालते हैं तो ऑब्वियसली जो सीक्वेंसिंग होती है सेंटेंस की वो लॉजिकल होती है। ऐसा नहीं होता है कि कोई इंसान कुछ भी बात कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल कभी वो वेदर के बारे में बात कर रहा है और अगले स्टेटमेंट में वो किसी गाड़ी के बारे में बात कर रहा है और तीसरे स्टेटमेंट में वो किसी कपड़ों के बारे में बात कर रहा है। ऐसा नहीं होता है। एक पैसेज में अगर वो वेदर की बात कर रहा है तो जो मेन डोमेन ऑफ जो डिस्कशन होगा वो उसका वेदर ही होगा, उसी में हम सीक्वेंस ढूंढते हैं। तो क्विकली हम सबसे पहले क्यू वाला स्टेटमेंट करेंगे। द स्पिरिट ऑफ द मैन
एंड हिज ग्रोइंग इंटेलिजेंस, ठीक है, क्योंकि शुरुआत यहाँ पे कंजंक्शन से हुई है और एंड में स्पिरिट ऑफ द मैन ये पूरा स्टेटमेंट छुड़ा हुआ है, तो हम इसे कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन हमें और स्टेटमेंट भी एक बार देखनी पड़ेंगे। ए स्टेटमेंट बोलता है स्पिरिट ऑफ द मैन हैज फेस्ड ऑल काइंड ऑफ डेंजर्स, ये स्टेटमेंट भी काफी हद तक सही लग रहा है मुझे, ठीक है। उसके बाद आर देखा मैंने, द स्पिरिट ऑफ द मैन ऑल, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, तो मैंने सबसे पहले तो सी वाला अपना क्रॉस कर दिया। उसके बाद मैंने पी को चेक करा, द स्पिरिट ऑफ द मैन हैज स्लोली एंड पेनफुली सरमाउंटेड, सरमाउंटेड का मतलब होता है चढ़ना, सरमाउंट करना, यानी कि ये वर्ड निकला है माउंट, जहां से एक और वर्ड निकलता है जिसे हम कहते हैं माउंटेन, है ना। तो सरमाउंट, सरमाउंट मतलब कि चढ़ाई पे जाना, ठीक है। द स्पिरिट ऑफ द मैन हैज स्लोली एंड पेनफुली सरमाउंटेड, इसको भी हम एक बार को कंसिडर कर सकते हैं। तो अभी एक रीडिंग में मैंने इसको बाहर निकाल दिया अपने अपने ऑप्शन से। उसके बाद मैं जा रहा हूं क्यू के बाद पी फॉलो करने के लिए। द स्पिरिट ऑफ द मैन एंड हिज ग्रोइंग इंटेलिजेंस हैज फेस्ड ऑल काइंड ऑफ डेंजर्स, यहां तक अभी मुझे स्टेटमेंट सही लग रहा है। और उसके बाद आर, डेंजर्स ऑल द ऑब्स्टेकल्स दैट हैव कम इन हिज वे, अच्छा, द स्पिरिट ऑफ द मैन, क्यू पिक करा मैंने एक और बार, एंड हिज ग्रोइंग इंटेलिजेंस। उसके बाद एस पे आया मैं, हैज फेस्ड ऑल काइंड ऑफ डेंजर्स ऑल द ऑब्स्टेकल्स दैट हैव कम इन हिज वे। ये कोई इसमें जो सेंस होता है, जैसे अभी हमने लॉजिक के हिसाब से अपनी सीक्वेंस तय करी, उस तरीके से सेंस के हिसाब से भी हमें अब चेकिंग में ये स्टेटमेंट सही नहीं बैठ रहा है, क्योंकि द स्पिरिट ऑफ द मैन, उसके बाद हम गए एंड हिज ग्रोइंग इंटेलिजेंस, यहां तक ठीक है कि उसने एक सब्जेक्ट लिया फिर दूसरा सब्जेक्ट को कनेक्ट करा एंड से, उसके बारे में एक बात बोली कि हैज फेस्ड ऑल काइंड ऑफ डेंजर्स, ठीक था, लेकिन डेंजर्स के बाद बिना किसी कंजंक्शन लगाए उसने ऑल द ऑब्स्टेकल्स वाली बात बोल दी, जो कि ऑब्वियसली आउट ऑफ सेंस बना रही है, यानी कि एक रैंडमनेस क्रिएट कर रही है जो कि पैसेजेस के सेंटेंसेस में नहीं होनी चाहिए। तो मैंने क्यू को, ये वाले स्टेटमेंट को भी अपने कंसिडरेशन से बाहर कर लिया। अब मैं जा रहा हूँ बी वाला चेक करने, द स्पिरिट ऑफ द मैन, द स्पिरिट ऑफ मैन आर स्टेटमेंट, ऑल द ऑब्स्टेकल्स has faced all kind of dangers and his growing intelligence has slowly and painfully surmounted all the obstacles that have come in his way। ये स्टेटमेंट मुझे पूरी तरीके से ठीक लग रहा है। Why? Because पहले उसने एक सब्जेक्ट पिक करा, सब्जेक्ट 1, उसके बारे में उसने पूरी बात कर ली क्यू वाले स्टेटमेंट में। उसके बाद उसने एस में उसके एंडिंग में उसने ग्रोइंग इंटेलिजेंस यानी एक और सब्जेक्ट पिक करा, उसके बारे में बात कर ली उसने पी वाले स्टेटमेंट पे, हैज पेनफुली, और उसके बाद उसने आर पे ऑल द ऑब्स्टेकल्स दैट हैव कम इन हिज वे, उसने तीसरी ऑब्स्टेकल्स की बात करी और उसे एंड कर दिया। तो इस तरीके से हम जो है, अब हमें तीसरा जो ऑप्शन हमने पिक किया था उसे कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। यहीं से हमारा लॉजिक और सेंस, ये दोनों चीजें इसमें मुझे कंप्लीटेड लगी, तो मैंने इसे टिक कर लिया। तो इस तरीके से भी हम इसे चूज कर सकते हैं कि अपने आंसर्स को हम पिक करें। ये ऑब्वियसली पिछले वाले क्वेश्चन से अलग था, बिकॉज वहां पे हम S1 और S6 यानी कि 2 स्टेटमेंट्स ऊपर वाला और नीचे वाला हमारा फिक्स था, बीच के 4 स्टेटमेंट्स को हमें ऊपर नीचे करके उनमें हमें जो सीक्वेंस निकालना था। बट यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट आपको फिक्स मिलेगा और बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो सारे के सारे स्टेटमेंट्स आपको खुद से अरेंज करने पड़ेंगे, इसमें कोई एंडिंग स्टेटमेंट नहीं होगा। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आई थिंक विद प्रैक्टिस, और जैसा कि मैंने आपको बोला, रीडिंग, दुनिया में बड़ा से बड़ा प्रोफेसर आपको ग्रामर बहुत अच्छे से रीड करवा सकता है, आपको प्रैक्टिस करवा सकता है, आपको वोकैबुलरी रीड करवा सकता है, प्रैक्टिस करा सकता है, लेकिन रीडिंग जो है दैट शुड कम फ्रॉम विद इन। लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इज ऑफ द सेम फॉर्मेट एज द प्रीवियस वन। एनडीए 2017 के सेकंड पेपर से निकाला हुआ ये क्वेश्चन है और वही पार्ट्स दिए हुए आपके और इसको हमें कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। आफ्टर आवर स्कूल बॉयज हैड वन अ वेल कंटेस्टेड हॉकी मैच। सबसे पहले ऑप्शंस में जाएंगे, मुझे QSRP फटाफट से चेक करूंगा मैं, QSRP हॉकी मैच, सो दैट दे कम्युनिकेट द न्यूज ऑफ देयर विक्ट्री टू हेडमास्टर। सेंस नहीं है बन रहा है कोई। आफ्टर द स्कूल बॉयज हैड वन वेल कंटेस्टेड हॉकी मैच, वो किसी पर्टिकुलर स्कूल बॉयज की बात कर रहा है जो कि एक हॉकी मैच में जीते हुए हैं, उस इवेंट की बात कर रहा है। उसके बाद सीधे सो दैट दे कम्युनिकेट, इसमें कोई लॉजिकल सीक्वेंसिंग नहीं है। हु इज अ कीन स्पोर्ट्समैन, इसमें भी कोई नहीं है, तो यानी कि Q वाला कट गया मेरा और उसके बाद मेरा P वाला भी कट गया है। R और S से मुझे उम्मीद है, इसको देखते हैं। R में है एंड टेक्स अ लाइवली इंटरेस्ट इन स्कूल गेम्स, ये भी नहीं है। एंड
दे केम टू स्कूल इन हाई स्पिरिट्स, ये जो है स्टेटमेंट, पीछे वाले स्टेटमेंट यानी कि स्कूल बॉयज इनके बारे में बात हो रही थी, ये हमारे सब्जेक्ट थे, उसके हिसाब से लॉजिकली सीक्वेंसिंग में बिल्कुल सही बैठ रहा है कि दे, ये दे जो है ये इस स्कूल बॉयज के लिए यूज करा हुआ हो सकता है, बट फिर भी मैं कम से कम 2 स्टेप आगे यानी कि 2 मोर स्टेप्स को जरूर देखूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल दे केम टू स्कूल इन हाई स्पिरिट्स, ये कह रहा है हमारा आर वाला स्टेटमेंट, जस्ट द फर्स्ट स्टेप आफ्टर आर गिवन स्टेटमेंट, और उसके बाद आ रहा है हमारा पी, जहां पे हम वो बोल रहा है सो दैट दे कम्युनिकेट द न्यूज ऑफ देयर विक्ट्री टू द हेडमास्टर। बिल्कुल सही चल रहा है, मुझे और चेक करने की जरूरत ही नहीं है, मैं तुरंत इसे टिक करूंगा एंड देन आई विल मूव टू अनदर क्वेश्चन। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ टाइम। आपने देखा कि मैंने आपको कुछ समझाते हुए भी आई टुक ऑलमोस्ट आई थिंक 7 सेकेंड इस क्वेश्चन के आंसर पर आते हुए, और ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो आप देख रहे हैं साथ साथ में कि एनडीए इंग्लिश इतना ज्यादा आपसे डिमांड नहीं रखता है इंग्लिश का इन टर्म्स ऑफ ये क्वेश्चन जो टोटल है आपके पास एटलीस्ट 10 आते हैं, एंड एज यू नो कि यू स्कोर +4 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट चॉइस इन जीएटी, तो उसके साथ 40 क्वेश्चन आप इजीली सिक्योर कर सकते हैं। लेट्स गो टू अनदर स्टेटमेंट। ओके, बट परहैप्स द बेस्ट वे टू इज टू अग्री। यहां पे देखिए इस स्टेटमेंट में आपको फर्स्ट स्टेटमेंट भी नहीं मिलेगा, यानी कि जो पहले आपको जहां से शुरुआत होती है वो भी नहीं मिलेगा, आपको खुद ही चूज करना है कि क्या फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ किस तरीके से आपको सीक्वेंस में मिलेंगे। ठीक है, तो एनडीए 2022 का क्वेश्चन है, तो बहुत ज्यादा दूर का क्वेश्चन भी नहीं है, तो यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि इस तरह का स्टेटमेंट रिपीट या इस तरह से क्वेश्चन से मेरा कहने का मतलब इस पर्टिकुलर सेगमेंट का या इस पर्टिकुलर स्टाइल को पकड़ के क्वेश्चन रिपीट होने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। तो लेट्स गो, बट परहैप्स द बेस्ट वे इज टू अग्री, एब्सोल्युटली illogical to consider this as a first statement। तो पहला तो मैंने ऑलरेडी चेकआउट कर दिया। उसके बाद हम बात करेंगे क्यू पे, देयर आर मेनी वेज ऑफ डीलिंग। ये ठीक है, ये हो सकता है कि यहाँ से एक स्टेटमेंट की शुरुआत हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली मेरे पास 2 ऑप्शन है, तो इनको मैं कंसिडर कर सकता हूँ, और एक आर मैंने पिक करा एक बार, विद देम विदाउट एक्सेसिव आर्गुमेंटेशन मतलब होता है किसी के साथ बहुत ज्यादा वर्बली वर्बल ऑल्टरकेशन में घुसना, यानी कि कोई इंसान आपको आपसे आर्ग्यूमेंट कर रहा है, आप किसी चीज को बोल रहे हो नहीं लेफ्ट जाना है, बोल रहे हो नहीं राइट जाना है, आप अपनी रीजन दे रहे हो, अपनी रीजन दे रहा है, इसको हम आर्ग्यूमेंटेशन कहते हैं। तो यानी कि आर और पी नहीं हो सकते हैं, सिंपली एक रीजन है उसका कि जो स्टेटमेंट की शुरुआत है वो बहुत ज्यादा रैंडम है, बहुत ज्यादा एब्रप्ट है, तो वो हमारे इस पूरे 4 स्टेटमेंट्स के सेटअप को शुरुआत नहीं कर सकते। क्यों को मैंने कंसिडर करा है, देयर आर मेनी वेज ऑफ डीलिंग। अब यहां से हम अपना सब्जेक्ट चूज कर लेंगे कि हम किसके बारे में सेंटेंस में बात करें। देयर आर मेनी वेज, ये वेज जो वर्ड है इसके बारे में बात करें। डीलिंग हमें एक कंटिन्यूएशन मिल गया, अब डीलिंग से जो वर्ड कंटिन्यू करवा दे हमें, तो हम मान लेंगे ऑप्शन हमारे पास या तो पी है या एस है, और इसी में ही डिसाइड हो जाएगा कि आंसर मार्क कैसे करना है। अगर पी वाला जुड़ गया क्यू के साथ तो यानी कि ये पूरा का पूरा ऑप्शन ही सही है, अगर एस वाला जुड़ गया तो यानी कि पूरा का पूरा ऑप्शन ठीक है। लेट्स गो टू पी। There are many ways of dealing, but perhaps the best way is to agree, ये कह रहा है P वाला, और there are many ways of dealing with the intransigent customers। ठीक है, ये जो है ये स्टेटमेंट कस्टमर्स वाला यानी कि Q के बाद ठीक S, ये काफी हद तक कंटिन्यू कर रहा है, काफी हद तक क्या ये कंटिन्यू ही कर रहा है अपनी उस बात को जहां पे उसने बोला डीलिंग विद। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, डीलिंग विद जो है वो हमारी फ्रेजल वर्ब होती है, फ्रेजल वर्ब, और फ्रेजल वर्ब भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अगर आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैराजम्बल्स, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस इस तरह के क्वेश्चन करना चाहते हैं, बिकॉज डीलिंग के बाद आने वाली कोई भी स्टेटमेंट में अगर आपको विद मिल रहा है तो 100% पॉसिबिलिटी है कि वो फ्रेजल वर्ब डीलिंग विद लगा के कुछ कहना चाहता था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट जुड़ रहे हैं, इसका लास्ट स्टेटमेंट डीलिंग है, इसका फर्स्ट स्टेटमेंट विद है, और जुड़ करके वो एक पर्टिकुलर लॉजिकल सीक्वेंसिंग में एक मीनिंग कंप्लीट कर रहे हैं अपना। सो दैट्स हाउ इट इज एंड दैट्स हाउ वी डू ऑल दीस क्वेश्चंस। लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन। ऑलराइट, so this statement again is in the PQRS format where first and the last statement is not there। तो उसी के बेसिस पे हमें यानी कि अपना फर्स्ट स्टेटमेंट भी हमें ही चूज करना है इसमें। तो लेट अस सी PPSQ, बस इनको ही चेक करना है, यानी कि 3 ही चीजों को चेक करना है हमें कि कौन सी चीज पहला स्टेटमेंट बनने के योग्य है। तो इन द ईयर्स फॉलोइंग हो सकता है, P के दोनों पे टिक कर लिया मैंने कि हाँ हो सकता है कि ये पहला स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं। एस पे क्या मैं, द लैंडमार्क रिफॉर्म्स इनॉग्रेटेड वाया। तो अब
एस जो है वो बहुत ही रैंडम शुरुआत है, बट क्या पता इसके बाद वाला इसके साथ मिल करके एक पर्टिकुलर मीनिंग कंप्लीट कर रहा हो। तो मैं एस मेरे को लगा, थोड़ा सा डाउट हुआ, तो मैंने तुरंत इसके बाद वाला पी वाला स्टेटमेंट कलेक्ट कर लिया। द लैंडमार्क रिफॉर्म्स इनॉग्रेटेड वाया इन द ईयर्स, बिल्कुल भी नहीं, तो पी यहीं पे मैंने कैंसिल कर दिया। क्यू की मैंने शुरुआत देखी, इंडिया अचीव रिमार्केबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि पी और क्यू ये दोनों एज द स्टार्टिंग स्टेटमेंट करेक्ट हो सकते हैं। देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी, बट देन सिर्फ दो ही चेक करने हैं, पी चेक करने हैं। अगर पी करेक्ट निकला तो क्यू को मैं देखूंगा ही नहीं, और क्यू के बाद में सीधे पी के बाद में सीधे क्यू या आर को चेक करके ये चूज कर लूंगा कि ए है या बी है मेरा आंसर। तो लेट अस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गया पी पे, इन द ईयर्स फॉलोइंग, एक बार चेक करूंगा क्यू को, इंडिया अचीव रिमार्केबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हो सकता है। और दूसरा है इन द ईयर्स फॉलोइंग लिबरलाइजेशन इन द ईयर 1991। अब देखिए, जिसको जिसको इंग्लिश की थोड़ी बहुत भी समझ है और रीडिंग की प्रैक्टिस है वो समझ सकता है, इन द ईयर्स फॉलोइंग जब कोई बात बोलता है तो उसके ठीक बाद अब वो बात कर रहा होता है किसी एक पर्टिकुलर एरा की या किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट की। इन द ईयर्स फॉलोइंग, जैसे मान लीजिए मैं अगर डिमोनेटाइजेशन के बारे में बात करना मैं शुरू करूं तो मैं बोलूंगा इन द ईयर्स फॉलोइंग, यानी कि अभी के बाद वाले सालों में डिमोनेटाइजेशन विल बी लुक्ड एज अ वेरी ब्रेव स्टेप बाय द गवर्नमेंट। मैं एक स्टेटमेंट फॉर्मेशन के लिए बात बोल रहा हूँ, तो उसी सिलसिले में अगर मैं बोलूं इन द ईयर्स फॉलोइंग इंडिया अचीव रिमार्केबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये तो हो सकता है। लेकिन अगर कोई बोले इन द ईयर्स फॉलोइंग लिबरलाइजेशन इन द ईयर 1991, तो इसकी पॉसिबिलिटी कम है। लेकिन फिर भी लाइक आई सेड, हम वी विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। अच्छा, इसी के साथ मैंने आपको एक ईडियम भी दे दिया, स्टोन अनटर्न्ड, यानी कि कोई भी एफर्ट ना छोड़ना, कोई भी एफर्ट अपने लक्ष्य को प्राप्त करने किए बिना नहीं छोड़ने को हम बोलते हैं। जब हम बोलते हैं कि हम कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो हमारे लक्ष्य प्राप्ति को हमें रोके, तो हम कहते हैं नो स्टोन अनटर्न्ड, ठीक है। तो हम फिर भी एक बार जरा सा लिबरलाइजेशन वाला जो आर वाला स्टेटमेंट, इसके बाद एस चेक करेंगे। द लैंडमार्क रिफॉर्म्स इनॉग्रेटेड वाया, और उसके बाद क्यू, इंडिया अचीव रिमार्केबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ह्यूज पॉसिबिलिटी कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कोई सही हो, तो मैं क्यू को चेक ही नहीं करूंगा, ठीक है। तो इन द ईयर्स फॉलोइंग लिबरलाइजेशन इन द ईयर 1991, द लैंडमार्क रिफॉर्म्स इनॉग्रेटेड वाया, और ये हो गया हमारा एस, और उसके बाद इंडिया अचीव्ड रिमार्केबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि मेरा ये आंसर करेक्ट हो सकता है, लेकिन मैं पी क्यू आर एस को चेक करूंगा फिर इस बार। इन द ईयर्स फॉलोइंग इंडिया अचीव रिमार्केबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लिबरलाइजेशन इन द ईयर 1991, द लैंडमार्क रिफॉर्म्स इनॉग्रेटेड वाया। पहला स्टेटमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले और दूसरे स्टेटमेंट में तो मुझे मिल गया है वो लॉजिकल लिंक, लेकिन फिर दूसरे से तीसरे में आते हुए और तीसरे से चौथे में जाते हुए वो लिंक बिल्कुल भी सेट नहीं हो रहा था, तो मुझे उसे हटाना पड़ा। क्योंकि अगर मैं बात करूं क्यू वाले स्टेटमेंट की, तो इन द इंडिया अचीव रिमार्केबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द ईयर्स फॉलोइंग लिबरलाइजेशन इन द ईयर 1991, द लैंडमार्क रिफॉर्म्स इनॉग्रेटेड वाया लिबरलाइजेशन इन 1991, ठीक है। क्यू से शुरुआत करेंगे। इंडिया अचीव रिमार्केबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द ईयर्स फॉलोइंग, द लैंडमार्क रिफॉर्म्स इनॉग्रेटेड वाया, और लिबरलाइजेशन इन 1991, QPSR, QPSR। ऑलराइट, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स और ये तीसरा स्टेटमेंट चेक करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ है कि आंसर जो है मेरा वो ये है, यानी कि जो डी मेरा ऑप्शन है वो मेरा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम बच सकते हैं गलत स्टेटमेंट करने पे, अगर हम थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट होकर जल्दी से मार्किंग ना करें। जैसे कि इसमें जो है तीन ऑप्शन जो है काफी क्लोज थे, तो थोड़ा सा और ध्यान लगा के हमें चेक करना होता है कि कौन सी चीज हमारी बिल्कुल एग्जैक्टली हमें सीक्वेंस को कंप्लीट करके दे रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ऑलराइट, सो यहाँ पे जो QPSR जो हमारे PQRS हैं वो सीक्वेंशियली नहीं लगे हुए हैं, ये एक सिंगल स्टेटमेंट पे दिए हुए हैं, तो पहला स्टेटमेंट भी हमें ही चूज करना है। तो ऑप्शंस में क्योंकि Q और PR है फर्स्ट स्टेटमेंट हर ऑप्शन का, तो मैं सिर्फ इनको चेक करूंगा। सबसे पहले मैं चेक करूंगा द गुप्ता एम्पायर इन इंडिया
इज, क्या ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है हमें। तो क्यू को तो ये क्यू वाले स्टेटमेंट्स को तो मैं एक बार को पहले ही टिक करके रख लेता हूँ कि हाँ ये मेरे प्रोबेबल आंसर स्टार्टर्स हो सकते हैं। उसके बाद आया मैं पी पे। पी हमें कहता है दैट सिंबॉलिक ऑफ पीस एंड प्रोस्पेरिटी, सिंबॉलिक ऑफ पीस एंड प्रोस्पेरिटी। ये जो है अगेन वही बात आ रही है, जो अच्छा रीडर है वो एक रीडिंग में ही समझ पाएगा कि सिंबलिक ऑफ पीस एंड प्रोस्पेरिटी। इस तरह के रैंडम शुरुआत हम कभी भी अपने स्टेटमेंट्स को नहीं देते हैं। हम कहीं से ओरिजिनेट करते हैं अपना सेंटेंस, तो वहां पे हम सब्जेक्ट को लेकर के आते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। सो वी बेसिकली स्टार्ट टॉकिंग अबाउट समथिंग, नॉट दैट वी गिव अ वेरी रैंडम स्टेटमेंट इन बिटवीन। सो पी को मैं इग्नोर कर रहा हूं पूरी तरीके से। एंड व्हेन इट कम्स टू आर, लेट अस सी वेयर आर इज। आर तो डेफिनेटली नहीं हो सकता, बिकॉज उसकी शुरुआत ही रिप्रेजेंटेड थ्रू न्यूमिस्मैटिक आर्कियोलॉजिकल, डेफिनेटली शुरुआत ही इसकी बहुत ही रैंडम है। तो मुझे QPRS या QSRP से चेक करना पड़ेगा। तो Q जो है हमारा है वो है तो पहला चेक करते हैं। चलिए Q से P पे जाऊंगा मैं, फिर P से R पे और R से S पे। वैसे अगर Q, P और R तक भी ठीक रहा तो S तो डेफिनेटली हमारा सही स्टेटमेंट हमें दे ही देगा। द गुप्ता एम्पायर इन इंडिया इज, P पे गया मैं, सिंबॉलिक ऑफ पीस एंड प्रोस्पेरिटी। गुड, वेरी गुड। गुप्ता एम्पायर को पहले एज अ सब्जेक्ट बनाया गया, उसके बारे में बोला गया कि वो सिंबॉलिक थी पीस एंड प्रोस्पेरिटी की। द गुप्ता एम्पायर इन इंडिया इज सिंबॉलिक ऑफ पीस एंड प्रोस्पेरिटी। उसके बाद में आर पे आया, represented through numismatic, archaeological and literary evidences of multiple kinds। मैं अपनी रीडिंग क्षमता को ध्यान में रखते हुए एक अश्योरेंस अपने आप को उस टाइम पे दे चुका हूं कि पहला ही स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है। लेकिन ये आप मत करिएगा, बिकॉज हम लोग क्योंकि हमारी रीडिंग के हम लोग का जो रीडिंग का बेसिकली प्रैक्टिस है वो एक लेवल क्रॉस कर जाती है, तो हम बहुत जल्दी आंसर्स पे आ सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको बोलूंगा कि आप दूसरा स्टेटमेंट एक बार चेक जरूर करिए, जैसे कि QSRP है। तो Q कहता है द गुप्ता एम्पायर इन इंडिया इज, फिर हम जाएंगे S पे। S आता है हमारा एंड। अब इस के बाद सीधे एंड पे आना अपने आप में एक लॉजिकल सीक्वेंसिंग की मिस्टेक है, ठीक है। मैं आपका एक और तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि NDA 2021 के सेकंड पेपर में आ चुका है, तो यानी कि इस लेवल का क्वेश्चन अभी भी आ रहे हैं। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2023 में या 2024 में इस तरह के क्वेश्चन का जो ये ट्रेंड है ये कंटिन्यू हो, ठीक है। तो आपने देख लिया किस तरीके से सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल भी ऑप्शन में हमारे को सही आंसर नहीं दे रहा है, तो वी विल टेक डेफिनेटली द फर्स्ट ऑप्शन एंड दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन ऑल्सो, यहाँ पे भी हमें फर्स्ट स्टेटमेंट खुद से चूज करना है। द ट्रांसपोर्टेशन टू दैट इट, और उसके बाद सब कुछ रैंडम चल रहा है, तो मैं फिर वही जो हमारी टेक्निक है, सबसे पहले ऑप्शंस पे जाओ, ऑप्शंस पे देखो कौन कौन से स्टेटमेंट उन्होंने पहली पोजीशन पे लगाए हैं। पहले में P है, फिर R है, फिर S है और Q है, उसने सारे ही दे दिए, यानी कि थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेगा ये स्टेटमेंट। सबसे पहले मैं P को चेक करता हूँ, द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम टू दैट इट, यानी कि ये पीछे से चल रहा है स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में एक क्लीन बात करी होती, सब्जेक्ट रख करके इस बारे में बात स्टार्ट करिए, वो नहीं हो रहा है। ये कुछ टू प्रेपोजिशन दैट इट, ये किसी पीछे की बात को यहाँ पे कर रहा है, तो यानी कि P वाला स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट नहीं हो सकता। R पे जाएंगे फटाफट से, R बोलेगा प्रोवाइड्स मोबिलिटी, ये भी नहीं हो सकता। प्रोवाइड्स मोबिलिटी, स्टार्टिंग के 2 वर्ड्स पढ़ के मुझे समझ में आ गया कि ये पीछे से नहीं आ रहा है, किसी बारे में बात होते हुए आ रही है। उसके बाद हम चलेंगे S पे, देयर आर मेनी वेज टू रिस्ट्रक्चर, जैसे कि ये देयर आर मेनी वेज टू रिस्ट्रक्चर, तो उसने एक वर्ड रिस्ट्रक्चर के ऊपर एक सेंटेंस बनाया जो कि फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए एप्लीकेबल हो सकता है, ठीक है। तो मैंने S को कंसीडर करा, एक बार Q को मैं पढ़ूंगा एंड नॉट, तो Q तो वैसे आउट ऑफ क्वेश्चन होगा कि शुरुआती सेंटेंस की एंड से, तो मैंने तुरंत जो है क्वेश्चन टिक करा है अपना, ऑप्शन टिक करा है C, तो SPRQ मेरा सही आंसर हो गया। और ये NDA 2021 में सेकंड क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। तो अगेन आई थिंक मैंने इसको समझाने में ऑलमोस्ट आपको 5 से 6 सेकंड लिए, ठीक है। 5 से 6 सेकंड में एक स्टेटमेंट सही करना है, यानी कि 4 मार्क्स भी आपने कमा लिए और प्लस आपने काफी आंसर्स करने के लिए अपने वो भी छोड़ दिए हैं। You have left much time to do to try, to give your brain, to give your efforts to those questions which are a little, tricky or are more typical. तो इसी के साथ मैंने आपके सामने शेयर करे a couple of handful of questions जो कि बहुत ही important question type है, और आप हर NDA इंग्लिश में आप ये
क्वेश्चन टाइप देखेंगे जिसको हम पैराजम्बल, सेंटेंस अरेंजमेंट और ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस के फॉर्मेट में देखते हैं। हर एक सही आंसर आपको +4 मार्क्स देके जाता है और द नंबर ऑफ एफर्ट्स जो उसमें लगते हैं आई डोंट थिंक सो कि वो बहुत ज़्यादा टिपिकल है अगर हम बात करें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में। सो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कमेंट बिलो एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि हमने आपकी जर्नी में थोड़ा सा आपको गाइड करा है एंड थ्रू दिस वीडियो वी हैव बेनिफिटेड यू। सो थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी।